और एक मिनट में फैन बंद कर दूं। तो हमारा एक आदर्श वोल्टा स्रोत था, दूसरा था हमारा वास्तविक वोल्टा स्रोत। ठीक है, आज हमारा हेडिंग है धारा स्रोत। ठीक है, धारा स्रोत क्या होता है? देखिए, ऐसा विद्युत स्रोत जो किसी लोड में निश्चित मान की धारा प्रवाहित करे तो उसे हम धारा स्रोत कहते हैं। देखो, पिछले वाले में क्या हो रहा था, एक बैटरी लगा रहे थे तो वो लोड पे कुछ फिक्स वोल्टेज लगा रहा था और धारा उस लोड में ओम के नियम के अनुसार उत्पन्न हो रही थी। आज क्या होगा, ऐसा इसका सिंबल होता है। देखिए, ये एक राउंड सर्किल, उसके अंदर एक छोटा सा तीर का निशान, नीचे वाले वायर से ये कनेक्टेड रहेगा ऐसे, इस प्रकार। इसको आप बोलते हैं धारा स्रोत। ये जो ये दिखाई दे रहा है इतना, इसको आप बोलेंगे धारा स्रोत। ठीक है, अब ये क्या करेगा, देखो यहाँ सिंबल आई, हम करंट को एरो लगा के दिखाते हैं ना, तीर का निशान, इसमें भी एरो लगाया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ये यहाँ से कुछ निश्चित मान की धारा देगा और वो आपका जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें जाएगी। ठीक है, इसमें से धारा जाएगी और इस धारा के कारण से विभव उत्पन्न होगा किस पर, इस लोड के ऊपर। तो ये स्रोत क्या करेगा, ये विभव नहीं लगाएगा, ये क्या देगा, धारा देगा। ठीक है, एक किस तरह की धारा देगा, निश्चित मान की धारा प्रवाहित करेगा। किस में करेगा, लोड में करेगा। ठीक है, अब ये भी दो तरह के होते हैं। पहला है हमारा आदर्श धारा स्रोत। साथ साथ में नोट्स बनाओगे या बाद में अलग से बनाओगे, बताओ क्या करना है, साथ साथ में लिखाऊं? बोलो कोई एक भी। कोमल तुम ही बोलो बेटा, क्या करोगे, साथ साथ में बनाओ या बाद में? बाद में, ठीक है। तो देखो, आदर्श धारा स्रोत क्या होता है, यदि किसी धारा स्रोत के समांतर क्रम में अनंत मान का प्रतिरोध जुड़ा हो तो क्या होगा, लोड में प्रवाहित धारा का मान लोड के मान पर निर्भर नहीं करेगा। इसका मतलब क्या, देखो समझो, इसके समांतर, कल हमें इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो बैटरी के साथ हम कैसे लगा रहे थे, यहाँ रेजिस्टेंस लगा रहे थे ना, इंटरनल RI, स्मॉल RI लगाया था, है ना। आदर्श में क्या बोला था कि ये नहीं होना चाहिए। यहां पे ध्यान देना, धारा स्रोत में उल्टा हो जाता है। आदर्श होगा तो क्या होगा, अनंत मान का प्रतिरोध होना चाहिए, पर वो जुड़ा कैसे हो, कैसे जुड़ा हो, समांतर क्रम में जुड़ा हो। तो देखो, इसके समांतर क्रम में यहां मैंने जोड़ के दिखाया है, यहां अगर अनंत मान का प्रतिरोध हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, आदर्श धारा स्रोत कहेंगे। अब देखो, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि अनंत मान का प्रतिरोध क्या होता है, मुझे थोड़ा सा बताना। देखिए, मैंने यहां ये धारा स्रोत है। ठीक है, एक और एग्जांपल लो इसी के साथ में, ये बैटरी है, टर्मिनल A B, इसको भी A B। सब लोग अपने माइक अनम्यूट कर लो, मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसी से मैं समझाना चाहूंगा। ठीक है, तो देखो, ये दो बिंदु A व B है, इसके बीच में कितना प्रतिरोध होगा, A व B के बीच में कुछ भी नहीं लगाया हुआ मैंने, देखो A व B के बीच में कुछ भी नहीं लगाया हुआ, तो कितना प्रतिरोध होगा, शून्य होगा, अनंत होगा या कुछ मान होगा? कौन बताएगा? मुझे नाम जिसमें 4 लोगों के दिखाई दे रहे हैं, स्क्रीन छोटी आती है। ममता बेटा अनम्यूट करो, नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, माइक अनम्यूट करो अपना, स्पीकर। कोमल, किसी को पता है? नहीं है तो हम थोड़ा बात करते हैं इसके बारे में, हाँ या ना तो बोलो। देखो, इसके अंदर से यहां से कुछ धारा निकली,
अब यहां जब पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन, मान लो यहां से निकले, बिंदु ए पे पहुंच गए, ए से उन्हें बी पे जाना है, रास्ते में कुछ वायर जुड़ा हुआ नहीं है, तो क्या जा सकते हैं वो लोग? नहीं जा सकते, ए से आगे जा ही नहीं सकते। तो कितना प्रतिरोध हो जाएगा? अनंत प्रतिरोध हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जब वायर खुला हुआ रहे, यहाँ पे कुछ कनेक्टेड न हो, तो कितना प्रतिरोध मानेंगे उसको? अनंत प्रतिरोध। ठीक है, ऐसे ये बैटरी वाले सिंबल में देखो, यहाँ ए से बी तक खुला हुआ है, कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, तो ए से बी के बीच में कोई धारा नहीं जा सकती, तो प्रतिरोध कितना हो गया? अनंत, है ना। प्रतिरोध की क्या परिभाषा होती थी कि धारा के मान में क्या उत्पन्न करे? बाधा उत्पन्न करे। अब यहां बाधा कैसी हो गई? अत्यधिक हो गई, अनंत हो गई, जा ही नहीं सकता धारा करंट, तो अनंत मान का प्रतिरोध हो गया। ठीक है, अब एक चीज और देखो, अगर यहां से सीधा वायर ऐसे जोड़ दिया जाए ए व बी के बीच में, इन दोनों में, अब ए व बी के बीच में वायर जोड़ दिया, सीधा एक चालक तार जोड़ दिया, तो अब जो बैटरी से इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे वो ए से बी में जा सकते हैं आसानी से, मार्ग में कोई प्रतिरोध नहीं है। तो इसको इस समय ए व बी के बीच में कितना प्रतिरोध हुआ? शून्य। तो देखो, अनंत प्रतिरोध कब होगा? जब परिपथ खुला हो, कुछ जुड़ा हुआ नहीं हो, आगे से हटा दिया जाए, तब प्रतिरोध कितना होगा? अनंत। जब दोनों को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए, वायर से कनेक्ट कर दिया जाए, सीधा चालक तार से जोड़ दिया जाए, तो प्रतिरोध कितना होगा? शून्य। ठीक है, आर इस कंडीशन में क्या हुआ? 0, जब दोनों जोड़ दिए जाए, और जब ये हटा दिया जाए यहां से वायर, तो आर हो जाएगा अनंत। ठीक है, ये हुआ। तो अब ये हमें कहां काम में आ रहा था? देखो, हमारा यहां जो परिभाषा है, यहां हम क्या बोल रहे हैं? वापिस से आओ अपने टॉपिक पे, आदर्श धारा स्रोत। यदि किसी धारा स्रोत के समांतर क्रम में अनंत मान का प्रतिरोध जुड़ा हो, तो लोड में प्रवाहित धारा का मान लोड के मान पर निर्भर नहीं करता। अब देखो, ये आदर्श स्रोत का मैंने सिंबल बनाया है, चित्र बनाया है। इस धारा स्रोत के समांतर क्रम, ये होगा समांतर, यहां पे कुछ जुड़ा है या नहीं जुड़ा? इस बिंदु को मैं ए बोल देता हूं, ए, इसको बी, ये बिंदु सी, और ये बिंदु डी। तो मुझे बताओ, ए व बी के बीच में कुछ जुड़ा है या नहीं जुड़ा? जुड़ा है या नहीं जुड़ा? ए व बी के बीच में कुछ है? इधर से इधर कुछ है क्या? नहीं है ना? तो इसके समांतर क्रम में कैसा प्रतिरोध हो गया? अनंत प्रतिरोध हो गया। अनंत प्रतिरोध हो गया। अनंत प्रतिरोध हो जाने से क्या होगा? देखो, हाँ, ये जो आपका धारा स्रोत है, मान लो ये कुछ 10 एम्पियर की करंट निकाली, तो ये करंट यहां से निकली, ऐसे गई, बिंदु ए पे पहुंची, ए से बी की तरफ कुछ रास्ता नहीं है, तो वो सारी आगे पहुंचेगी सी पे, सी से एक प्रतिरोध है, वो उसमें होके जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए, जैसे कल हमने किया था, आरएल मान लीजिए 1 ओम लिया, फिर आरएल हम मान लो 2 ओम लो, आप कितना भी लो, धारा जब यहां से कुछ निकलेगी, धारा क्या होती है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दर, है ना, चार्ज के प्रवाह की दर, सामान्यतः हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ठीक है, तो जब ये चार्ज यहां से निकले, तो इनको रास्ते में कोई दूसरा मार्ग नहीं मिलेगा, सिर्फ यही एक मार्ग मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोड कितना भी चेंज करते जाइए, ये जो करंट निकलेगी उसे इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। किससे? जिधर आपका लोड लगा है, रास्ता कुछ है ही नहीं बीच में, ए से बी के बीच में तो अनंत प्रतिरोध है, तो इधर से तो कुछ आ नहीं सकता, तो जाना तो इसको इधर से ही पड़ेगा। तो ऐसे स्रोत को क्या बोलोगे आप? आदर्श धारा स्रोत। तो यहाँ पे आप लोड कुछ भी चेंज कीजिए, धारा का मान हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। अब देखो, अब आते हैं वास्तविक धारा स्रोत। अब वास्तविक धारा स्रोत क्या होते हैं? ऐसे धारा स्रोत जिनके साथ समांतर क्रम में एक निश्चित मान का प्रतिरोध जुड़ा हो।
कैसा जुड़ा हो, अनंत न हो, कैसा हो, निश्चित मान का प्रतिरोध जुड़ा हो। कहां जुड़ा हो, धारा स्रोत के समांतर क्रम में, धारा स्रोत के समांतर क्रम में। अब इसके सिरों पर अगर कोई लोड लगाओगे, ठीक है, वापिस से परिभाषा सुनो, इसकी परिभाषा मैंने लिखी नहीं है, आप लोग मेरे इसी से लिखना, वापिस से वीडियो देखिए। यदि किसी धारा स्रोत के समांतर क्रम में एक निश्चित मान का प्रतिरोध जुड़ा हो, तो ऐसे धारा स्रोत के द्वारा लोड में प्रवाहित धारा का मान लोड के मान पर निर्भर करता है। ठीक है, लोड के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो ऐसे स्रोत को हम वास्तविक धारा स्रोत कहते हैं। अब इसको समझो, देखो मान लो यहां से हमारी 10 एम्पियर आई, यहां पे ये निश्चित मान का है, तो मतलब इसकी कुछ वैल्यू होगी। मान लो ये R5 है, 5 ओम है, ये इंटरनल है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध है, पर ये धारा स्रोत में समांतर क्रम में लगता है। ठीक है, और ये लोड है RL, ये हमारा कुछ उपकरण है। अब देखो ये 10 एम्पियर आई, RL मान लो यहाँ पे कुछ आपका 1 एम्पियर है, सॉरी 1 ओम है। तो देखो धारा 10 आई, जैसे ही इस बिंदु A पे पहुंचेगी उसे एक रास्ता दिखेगा, है ना, तो इसमें से कुछ धारा इधर चली जाएगी, 10 है, 10 में से कुछ धारा इधर जाएगी, मान लो ये हमारी I1, और ये धारा जो कुछ बचेगी वो A से आगे बढ़ेगी, और वो किधर से जाएगी, C बिंदु से होते हुए इधर जाएगी, ये मान लो आपकी है I2। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहां देखो ये 5 ओम ज्यादा है, तो धारा के मान में ज्यादा रुकावट होगी, तो मैक्सिमम धारा आपकी किधर से जाने चाहेगी, लोड 1 से। ठीक है, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा कि समांतर क्रम में लगे हुए प्रतिरोधों में जो धारा बहती है वो कैसे बहती है, I जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखो यहां ये R1 है, ये धारा I1 है, यहां पे धारा I2 मानी, ये 1/RL के ऐसे होती है। ठीक है, ये इनका समीकरण है, ये आगे आएगा हमारे, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो। तो अब जैसे जैसे तुम इस RL का मान चेंज करोगे, मान लो यहाँ पे 100 कर दो, 100 ओम कर दोगे, तब क्या होगा, देखो जैसे ये धारा यहाँ पहुंचेगी A पे, तो A वाले पाथ में देखेगी 5 ओम लगा, तो मैक्सिमम धारा इस बार इधर से जाएगी और कम इधर से जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अब प्रतिरोध क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो आप लोड चेंज कर रहे हो, जैसे ही आपने लोड चेंज किया धारा का मान बदल जाएगा। तो ऐसे स्रोत को आप क्या बोलते हो, वास्तविक धारा स्रोत बोलते हो। जबकि आदर्श में क्या हो रहा था, आदर्श में यहाँ अनंत मान का प्रतिरोध था। अनंत क्या होता है, अनंत हमेशा इससे ज्यादा ही रहेगा, तो इधर कुछ आ ही नहीं सकता, ये अनंत है, तो इधर कुछ करंट आ ही नहीं सकती क्योंकि ये जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो हमेशा लोड में से ही जाएगी सारी धारा, चाहे लोड का मान कुछ भी हो। इसीलिए आदर्श स्रोत में लोड के मान पर धारा का मान निर्भर नहीं कर रहा था, परंतु वास्तविक स्रोत में क्या हो गया, यहाँ पे कुछ जुड़ा हुआ रहता है, आंतरिक प्रतिरोध, जिसका मान निश्चित होता है, अनंत नहीं होता। इसके कारण से इस बिंदु A से ये बिंदु B की तरफ भी कुछ धारा बह जाती है, और इधर बिंदु C से D में भी धारा बहती है जो लोड है। इसीलिए लोड का मान परिवर्तन करने पर भी धारा का मान परिवर्तित होता है। तो अब देखो एग्जाम में आपको डेफिनेशन आएगी, तो आप सीधा इतना लिखना, धारा स्रोत क्या होता है ये लिखोगे, आदर्श धारा स्रोत क्या होता है ये परिभाषा लिखोगे, उसका आदर्श धारा स्रोत का ये डायग्राम बनाओगे। कैसा डायग्राम, देखो सिर्फ आप ऐसा करके डायग्राम बना दीजिए सिंपल, बाकी ये सारी चीज मैंने आपको समझाने के लिए बताई है। यहां सीधा आई ऐसा ये डायग्राम, और यहाँ पे आप सिंपल RL लगा के दिखाओगे, ये आदर्श हो जाएगा। वास्तविक में क्या करोगे आप, वास्तविक में यहाँ I दिखाओगे, यहाँ पर स्मॉल
और यहाँ पर कैपिटल RL दिखा दो, यहाँ पे I1 लिख दो, इधर I2 लिख दो। ये सिंबल हो जाएगा वास्तविक, परिभाषाएं हो जाएंगी। ये 1-2 नंबर की पूछी जाती है बहुत बार, तो ऐसा लिख दोगे। अब बताओ मुझे, इसको समझने में कुछ दिक्कत हुई किसी को? नहीं सर, नहीं सर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। ठीक है, अगला है हमारा, एक मिनट होल्ड, एक मिनट। तो मुझे एक चीज बताओ, आदर्श वोल्टा स्रोत होता है, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा। नाम क्या क्या है? एक कोमल है, दूसरा BHS है जिसका नाम दिखाई दे रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? अनम्यूट करो माइक। भावना राठौड़। भावना राठौड़। कल मैंने बताया आदर्श वोल्टा स्रोत उसके साथ में कितने मान का आंतरिक प्रतिरोध होता है? ऑप्शन है 0 या अनंत। आदर्श वोल्टा स्रोत की बात कर रहा हूं। 0। शाबाश। और धारा स्रोत में क्या होगा? आदर्श में कितने मान का होगा? अनंत। वापस बोलना सर क्वेश्चन। मैं पूछा कि आदर्श धारा स्रोत जो अभी हमने पढ़ा था, आदर्श धारा स्रोत उसके साथ में कितने मान का प्रतिरोध होगा? उसमें अनंत। अनंत। शाबाश, क्लियर हुआ ना? ये देखो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कई बार डेफिनेशन लिखने के अनंत को 0 को अनंत लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब आता है हमारा रेखीय प्रतिबाधा, इसे बोलते हैं लीनियर इम्पीडेंस। दिखाई दे रहा है? यहां तक आ रहा है? थोड़ा मैं कैमरा चेंज करता हूँ इसमें। हाँ, तो देखो ये क्या है? रेखीय प्रतिबाधा ऐसी किसी प्रतिबाधा में प्रवाहित धारा तथा इसके सिरों पर लगाए गए विभव में खींचा गया वक्र एक सरल रेखा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। इसका मतलब देखो, इसको समझो, रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है। देखो, अगर आप एक ग्राफ खींचोगे, किसके बीच में? वोल्टेज V, कैपिटल से दिखाते हैं हमेशा विभव को, V, और धारा I। ठीक है, और आप कैसे करोगे एक्सपेरिमेंट? आपने यहां ये बैटरी का सिंबल, वेरिएबल मतलब यहां वोल्टेज क्या कर सकते हो? आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर आप एक क्या लगाओगे? एक प्रतिरोध लगाओगे, RL, कुछ लोड है। ठीक है, RL का कुछ मान रहेगा। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज आप चेंज करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे, कहां से? 0 से। मान लो V की वैल्यू 0 रखी, शुरू में आपने बैटरी की से वोल्टेज कितना लगाया? 0 कैसे लगा सकते हैं? मान लो यहाँ पे आपने एक स्विच लगा दिया और स्विच को शुरू में कर दिया ऑफ, तो RL के सिरों पर, इसके ऊपर A व B पर मान A व B है, स्विच ऑफ है, इसमें कुछ धारा जाएगी? नहीं जाएगी। जब इसमें कुछ धारा जाएगी नहीं तो AB के सिरों पर कुछ विभव होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि V बराबर IR होता है ना। जब I 0 है तो वोल्टेज कुछ आएगा नहीं, तो 0 विभव लगाने पर, या फिर इसे देखो I ऐसे लिख सकते हैं, इसे हम V/R, है ना। अब मान लो अगर आप इस इक्वेशन में V की वैल्यू 0 रखो, मतलब वोल्टेज 0, कहां? इस R के सिरों पर, तो आपको धारा क्या मिलेगी? 0। तो देखो मैं यहाँ 0 पे एक पॉइंट मिल जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पर वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, ठीक है, और सुविधा के लिए मान लो ये RL की वैल्यू हम 1 ओम ले लेते हैं। ठीक है, 1 ओम ले लेंगे तो क्या कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। अब देखो I
V का मान मैं बढ़ा के करता हूँ 1 वोल्ट, RL हमारा है 1 ओम, धारा कितनी मिली 1 एम्पियर। तो यहाँ पे जब मेरा विभव 1 वोल्ट है तो धारा 1 एम्पियर मिलेगी। तो इसका ग्राफ कैसे खींचते हैं, यहाँ से ऐसे बिंदु लगा के ये मिलेगा। अब मान लो वोल्टेज और बढ़ाया, वोल्टेज आपने कितना कर दिया, V का मान 2 कर दिया, तो यहाँ पे 2 आएगा, डिवाइडेड RL से होगा, RL हमारा 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो अगला पॉइंट जो 2 पे होगा, इसके लिए ये दूसरा पॉइंट मिल गया। ऐसे आप अगर V के मान में वृद्धि करते जाओ और किसी प्रतिबाधा, ये जो लोड है इसको प्रतिबाधा बोला, इसके लिए अगर हम ग्राफ खींचे किसके बीच में, V व I के बीच में, तो देखो ग्राफ कैसे खींचेंगे, जो बिंदु मिले उनको मिलाएंगे सीधी रेखा से, ऐसे खींचते हैं। तो ऐसी जो रेखा बनेगी V व I पे, ऐसी अगर रेखा बने किसके लिए, किसी प्रतिबाधा के लिए, यहाँ जो R लगा है ये प्रतिबाधा है, किसी प्रतिबाधा के लिए अगर ऐसी लाइन ड्रॉ हो, सीधी रेखा, तो उसे हम बोलते हैं रेखीय प्रतिबाधा। ठीक है, अब रेखीय प्रतिबाधा के उदाहरण क्या क्या हो गए आपके, देखो प्रतिरोध, संधारित्र, प्रेरक तत्व, उन सब में आप जब खींचोगे वहां ओम का नियम काम करेगा। और आप जब V व I में ग्राफ खींचोगे तो आपको ऐसी एक सीधी लाइन मिलेगी। ठीक है, तो जिनके लिए ये मिलता है उनको हम बोलते हैं रेखीय प्रतिबाधा। अब दूसरी होती है अरेखीय प्रतिबाधा, नॉन लीनियर इंपिडेंस इंग्लिश में बोलते हैं। उसका एग्जांपल होता है हमारा डायोड। डायोड आपने सामने पढ़ा है, डायोड पढ़ा होगा क्लास 12 में। डायोड के अंदर एक ही दिशा में धारा जा सकती है ना। अगर डायोड को आपने, मान लो ये हमारा PN डायोड है, तो आप अगर इसे अग्रबाइसित करेंगे, मतलब P को आप प्लस से और N को माइनस से करेंगे, तब इसमें धारा जाएगी। ठीक है, और दूसरा अगर आप यहाँ बैटरी से वोल्टेज चेंज करते हैं तो हमने एक इसका अग्र अभिलक्षण इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ किए थे, जिन्हें अग्र अभिलक्षण वक्र बोलते थे। वो ग्राफ कैसे आते थे, देखो V व I में मैं ग्राफ बनाता हूं डायरेक्ट। तो होता क्या था, ये PN डायोड है मान लो, और ये सिलिकॉन है जिसके लिए 0.7 वोल्ट कुछ रहता है। तो आप जब विभव 0 लगाएंगे, यहाँ पर वोल्टेज इस पे 0 लगाए, धारा आपको 0 मिली। आपने विभव बढ़ाया, V की वैल्यू ये V बढ़ाई 0.1 की, तब भी आप पाओगे, अगर यहाँ पे एक आप एमीटर लगा दो तो आप पाओगे कि कोई धारा नहीं आती, फिर से 0, तो ग्राफ ऐसे आ रहा है। फिर आपने बढ़ा के 0.2 किया, कुछ करंट नहीं आया, ऐसे। पर जैसे आप इसमें 0.7 से ऊपर करते हो तो आपका ऐसा करके ग्राफ आता है, ऐसे करके, याद आया, ऐसा ग्राफ आता था हमारा डायोड के लिए। देखो अब यहां देखो, शुरू में जब आप V बढ़ा रहे थे तो धारा आपको क्या मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी। जैसे ही आप यहाँ 0.7 के पास पहुंचते हैं तो धारा तेजी से बढ़ती है। अब ये बताओ, ये सीधी लाइन है या ये वक्र है, ये एक वक्र है ना। सीधी लाइन कब होती है, सीधी लाइन के लिए हमारा y mx + c ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें लाइन स्ट्रेट आती है। मतलब जो आप x में कुछ मान बढ़ाओगे x एक्सिस पे, यहाँ पे क्या है v है x एक्सिस पे, v में मान बढ़ाओगे तो i में भी समांतर क्रम में मान बढ़ेगा। पर यहाँ क्या हो रहा है, देखो शुरू में तो मान i का बढ़ता ही नहीं है, फिर i एकदम तेजी से बढ़ती है, रेशियो चेंज हो गया ना। वहां क्या हो रहा था, देखो जब हम यहाँ इस केस में कर रहे थे तो वोल्टेज जैसे बढ़ा रहे थे तो धारा भी उसी अनुपात में बढ़ रही थी। परंतु यहाँ क्या हो गया, ये बहुत तेजी से बढ़ जाता है ऊपर की तरफ। देखो इसके बाद में आप यहाँ आते हो तो ये आई सीधी अनंत की तरफ जा रही है, मतलब वोल्टेज का कोई इफेक्ट
तो बहुत तेजी से बढ़ गई। तो ऐसी जो प्रतिबाधाएं होती हैं, तो ये जो डायोड हुआ, ऐसी प्रतिबाधाओं को क्या बोलते हैं? अरेखीय। तो इनको क्या बोलेंगे? अरेखीय प्रतिबाधा। तो अरेखीय प्रतिबाधा की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? ऐसी प्रतिबाधाएं जिनके सिरों पर लगाए गए वोल्टेज के कारण से उत्पन्न धारा के मान में वृद्धि, सॉरी वापिस से लिखा था, एक मिनट। ऐसी प्रतिबाधाएं जिनमें प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों पर आपतित वोल्टेज के बीच में खींचा गया वक्र सरल रेखा नहीं मिलता है, उन्हें अरेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसी प्रतिबाधाएं जिनमें से प्रवाहित धारा तथा उनके सिरों पर आपतित विभव के बीच में खींचा गया वक्र सरल रेखा नहीं मिलता है, तो उन प्रतिबाधाओं को अरेखीय प्रतिबाधा कहते हैं। उदाहरण डायोड, ट्रांजिस्टर और ट्रायोड। एक ट्रायोड भी होता है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल हो गए हमारे, डायोड, ट्रांजिस्टर और ट्रायोड। अभी बताओ बच्चों, यहां तक कुछ समझने में दिक्कत हुई या कुछ मेरा तरफ से समझाने में कुछ मिक्स हो गया? समझ में आया है? हाँ सर। ठीक है। तो रेखीय प्रतिबाधाएं सीधी लाइन आनी चाहिए, अरेखीय प्रतिबाधाएं कर्व आना चाहिए, प्रोपोर्शनल नहीं होगा। ठीक है, यहां तक हो गया। अब आगे हमारा अगला टॉपिक लिखते हैं, अगली परिभाषा करा देता हूं। अगला परिभाषा लिखिए, द्विपार्श्विक परिभाषा। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा बाइलेटरल इम्पीडेंस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? देखो, यदि किसी प्रतिरोध में से प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर उस प्रतिरोध की प्रतिबाधा नहीं बदलती, तो उसे हम द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक है, मतलब आपका एक रेजिस्टेंस है, कोई भी प्रतिबाधा है, मान लो ये R है, इस पे अगर आप बैटरी लगाओ, बैटरी प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो धारा किधर से जाती है? प्लस से। किस तरफ आती है? माइनस की तरफ। ठीक है, अगर मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी है और ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसमें कितनी मान की धारा जाएगी? I हमारी होगी
निकाल लेना 2 एम्पियर, ठीक है 2 एम्पियर जा रही है। अगर मैं बैटरी की दिशा बदल दूं, मुझे क्या बदलना है, धारा की दिशा। अब बैटरी प्लस की जगह इधर मैंने माइनस कर दिया, इस तरफ प्लस कर दिया, तो ये धारा जो है अब ये विपरीत दिशा में जा रही है, ठीक है, क्योंकि अब प्लस इधर हो गया तो इधर से जाएगी। अब वोल्टेज का मान सेम ही है, बैटरी तो सेम ही है, जस्ट सेल था, सेल को आप ऐसे घुमा के लगा दो, रेजिस्टेंस 1 ओम का ही है, तो अब धारा विपरीत दिशा में बहने लगी। अगर अब कैलकुलेट करोगे आई, फॉर्मूला तो V अपॉन R ही रहेगा, ओम का नियम हमारा काम आएगा, फिर से 2 एम्पीयर ही मिली। तो ऐसी प्रतिबाधाएं जिनमें प्रवाहित धारा की दिशा का मान बदलने पर प्रतिबाधा का मान न बदले, तो उनको हम क्या बोलते हैं, द्विपार्श्विक प्रतिबाधाएं कहते हैं। क्या कहते हैं उनको, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, ठीक है। डेफिनेशन लिख लेना, ऐसी प्रतिबाधाएं जिनमें से प्रवाहित धारा की दिशा के मान को बदलने पर भी प्रतिबाधा का मान न बदले, तो उन्हें द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहते हैं, ठीक है। अब द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कैसी होगी, अगर देखो इस बैटरी के साथ अगर आप एक डायोड लगाओगे, ठीक है, हमने लगाया बैटरी और बैटरी के साथ में क्या लगाया, पीएन लगाया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये डायोड अग्र बायस है या पश्च बायस है, फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है। देखो यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये पीएन है मतलब ये पी होगा और ये एन, तो पी प्लस से जुड़ा हुआ है और एन माइनस से जुड़ा हुआ है, तो ये अग्र बायस है या पश्च बायस होगा, हाँ पश्च बायस होगा, एक मिनट होल्ड करो उनको। ठीक है, तो ये हुआ आपका फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, डायोड फॉरवर्ड बायस में डायोड किस तरह व्यवहार करता है, अल्प प्रतिरोध का। तो फॉरवर्ड बायस में तो करंट अपने में से जाने देता है, ठीक है, तो इस स्थिति में करंट आपकी जाएगी और आपका ग्राफ कैसा आता है, अभी मैंने दिखाया था V में I में ग्राफ ऐसा, ये फॉरवर्ड बायस हुआ। अब देखो अगर आप बैटरी चेंज कर दो, बैटरी का इधर माइनस कर दो और इधर प्लस कर दो, तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी, विपरीत। अब विपरीत क्रम में ये हो जाएगा रिवर्स बायस। रिवर्स बायस जब होगा, जब आप इसका अब ग्राफ खींचोगे तो रिवर्स बायस में आपका धारा कैसी आती है, बहुत कम। रिवर्स बायस में धारा बहुत कम आएगी। सेम वोल्टेज के लिए रिवर्स बायस में धारा अल्प रहती है। अल्प धारा है मतलब इधर से धारा जा नहीं पा रही, तो इस बार इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। जब ये फॉरवर्ड बायस में था तो इसका रेजिस्टेंस बहुत कम था, परंतु जैसे हमने बैटरी बदल दी, पोलैरिटी बैटरी की चेंज कर दी, प्लस माइनस को बदल दिया, तो धारा का मान क्या हो गया, अत्यल्प हो गया। धारा कम हो गई किसी चीज में, मतलब क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रतिबाधा हो गई, तो मतलब डायोड की प्रतिबाधा किस पर निर्भर कर रही है, धारा की दिशा पर निर्भर कर रही है। तो ऐसी प्रतिबाधाएं जिनके लिए प्रतिबाधा का मान धारा की दिशा पर निर्भर करे, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे, अद्विपार्श्विक प्रतिबाधा। और बाइलेटरल द्विपार्श्विक कौन था हमारा, रेजिस्टेंस द्विपार्श्विक था, कैपेसिटर द्विपार्श्विक है,
इंडक्टर द्विपार्श्विक है, मतलब इनमें धारा आप इधर से भेजो या इधर से भेजो, इसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा, कैपेसिटर का भी इंपीडेंस चेंज नहीं होगा, चाहे आप बैटरी से आप इसको किधर भी कनेक्ट कीजिए। ऐसे ही आपका इंडक्टर है, इसमें भी धारा की दिशा बदलने पर इसका प्रतिबाधा का मान क्या नहीं होता, बदलता नहीं है, तो उनको बोलते हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा, बाइलेटरल इंपीडेंस। ठीक है, ओके, आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, बच्चे कम ही आ रहे हैं। ठीक है, कुछ डाउट हो तो पूछो। 1 by 1 भावना, ममता। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स बनाए कल के और परसों के लेक्चर के? हाँ सर। ठीक है, नोट्स बनाने के बाद कोई जिन्होंने भी नोट्स बनाए हैं, कोई भी एक कौन उसका फोटो खींच के ग्रुप में डाल देना, ताकि दूसरे बच्चे नोट्स बना लें और मेरे भी काम आ जाएंगे। कौन खींच के भेज सकता है जिसने भी बनाए हैं? मैं भेज दूंगी सर। ठीक है, तुम भेजना ग्रुप में। ठीक है, थैंक यू, ओके, टेक केयर और आराम से पढ़ो। ठीक है, हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं अभी, आगे हम थोड़ा तेज करेंगे क्योंकि बच्चे हैं नहीं, अभी भी ऑनलाइन क्लास चल रही है हमारी, वैसे भी हमारे पास टाइम खूब है, तो हम थोड़ा आराम से समझ के चलते हैं। ठीक है, ओके, बाय। क्लास एंड कर रहा हूँ।